स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के सदा के सामने मौतें चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके बुरे नेतृत्व के साथ किया कुछ ऐसा खेला कि समझ नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताएंगे किस तरीके से प्रियंका गांधी ने उनके साथ मोए मोए कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। बताएंगे बड़ी संख्या में विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा ने अपने नेताओं को उतारा है, लेकिन माहौल एकदम खराब होता नजर आ रहा है दोस्तों। साथ में दिल्ली के चुनाव को लेकर क्यों पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बताएंगे क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ने वाली है चुनाव दोस्तों। इसी के साथ में ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दी है एक अच्छी हिदायत। बताएंगे ऐसा क्या कहा है कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जब जब भाजपा और एनडीए के लोग प्रियंका गांधी को हल्के में लेंगे तब इसी तरीके से उनको गच्चा खाना पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में प्रियंका गांधी जिंदाबाद जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक बार फिर से संसद का सत्र शुरू हुआ दोस्तों। प्रियंका गांधी अपने साथ में एक ऐसा बैग लेकर आई जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। प्रियंका गांधी अपने साथ बैग लेकर पार्लियामेंट के अंदर जा रही थी, तब उनके बैग पर फ्री फिलिस्तीन लिखा हुआ था, यानी फिलिस्तीन की आजादी की मांग करते हुए उनके बैग के ऊपर यह मैसेज लिखा हुआ था दोस्तों। जैसे ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने हुई, ऐसा ही भाजपाइयों को लगा कि अब तो पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर घेरा जा सकता है। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी पार्लियामेंट के अंदर पहुंची और भाजपाइयों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, वैसे ही प्रियंका गांधी की ओर से फिलिस्तीन पर जवाब देने की जगह भाजपाइयों को एक ऐसे मामले पर घेर लिया गया दोस्तों की बीजेपी का एक नेता चू तक नहीं कर पाया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने जैसे ही माइक थामा दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने हिंदू और सिखों और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मोदी सरकार से पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देने की मांग की है। आपको बता दें कि जैसे ही प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल खड़े कर दिए, वैसे ही भाजपा के लोग चुप्पी साध कर बैठ गए दोस्तों। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को घेरने की पूरी तैयारी कर रहे थे, मंत्री संतरी सारे तैयार हो गए थे, लेकिन जब प्रियंका गांधी ने रिवर्स उन्होंने चल दिया दोस्तों, उसके बाद से भाजपाई चुप होकर शांति से बैठ गए। पार्लियामेंट के अंदर उनको समझ में आ गया कि प्रियंका गांधी को इतनी आसानी से नहीं घेरा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी बांग्लादेश के अंदर हो रहे अल्पसंख्यकों के अत्याचार को लेकर एक शब्द नहीं बोल पाया दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा जितना सोचेंगे कि वो प्रियंका गांधी को घेर लेंगे, उतने ज्यादा गड्ढे में गिरेंगे दोस्तों। इसका ये सीधा सीधा एग्जांपल है, तो अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसी के साथ प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर पहुंची थी, तो भाजपा ये आपत्ति जता रहे थे। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा, यानी पैट्रियार्की वाले लोग नहीं बताएंगे कि एक महिला को क्या पहनना है। कुल मिलाकर दोस्तों उनके बैग को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। इस पर फिलिस्तीन आजाद होकर लिखा गया है और इससे भाजपाइयों को दिक्कत है, यानी आप समझ सकते हैं कि ना 3 में है ना 13 में है, फिर भी भाजपाइयों के इस तरीके के मामले से दिक्कतें हो रही है दोस्तों। जबकि भारत के सरकार से लेकर तमाम पुराने बड़े नेताओं ने हमेशा से फिलिस्तीन के आजाद होने का समर्थन किया है। साथ प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जो सवाल खड़ा किया है, उस पर अभी तक किसी भाजपाई का कोई जवाब नहीं आया है। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का कहना है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और खुद उन विधायकों से मिलकर उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी में जबरदस्त तरीके की फूट पड़ी हुई है। नेता भाजपाई नेतृत्व से नाराज है दोस्तों। गिरीश महाजन ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारे कई सारे विधायक नाराज है, उनको मनाया जा रहा है। सवाल यह है दोस्तों कि अगर भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री का पोस्ट और फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने पास रखना चाहती है, इसके बावजूद उसके मंत्री और नेता नाराज है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि एनसीपी अजित पवार गुट और दूसरा एकनाथ शिंदे गुट के विधायक कितने नाराज होंगे आप इस बात से समझ सकते हैं। यानी महाराष्ट्र के अंदर जब तक बहुमत साबित नहीं हो जाता तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला पाएगी दोस्तों। आप लोग की क्या राय है लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतर गए हैं दोस्तों। दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री और बड़े नाम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा और ऐसे कई और दिग्गज नेता है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने 15% महिलाओं को इस बार टिकट देकर मौका दिया है, मैदान में उतारा है। 5 मुस्लिम कैंडिडेटों को भी टिकट दिया है। जिसका सीधा मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी का समर्थन भी उनको मिलता रहे। समाजवादी पार्टी अगर दिल्ली के कुछ एक पॉकेट में चुनाव लड़ती दोस्तों, तो इससे निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता था, क्योंकि पूर्वांचल वोटों के साथ साथ मुस्लिम और यादव वोटों में डिवाइड हो सकता था। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी यह है कि इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियों को अपने साथ में रखा जाए और उनको चुनाव लड़ने से दूर रखा जाए, और आने वाले दिनों के अंदर यही उत्तर प्रदेश में रिपीट होने वाला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस राज्य में किसी एक पार्टी के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है, उसके साथ में मजबूती के साथ खड़े रहे, बिना किसी बट के। साथ अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा आयोजित महिला अदालत में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। भाजपा सरकार का गृह मंत्रालय महिला सुरक्षा के मामले में आजादी के बाद सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। किसी भी देश में महिला के सम्मान और सुरक्षा का स्तर बताता है कि वो देश कितना विकसित है। महिलाओं के लिए वातावरण जितना सुरक्षित होगा, उतना ही ज्यादा वो देश के निर्माण में सहयोग भी कर सकेंगे। हमारा संकल्प सिद्धांत है स्त्री शक्ति का प्रतीक भी होना चाहिए और प्रमाण का भी। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और विपक्ष ने ईवीएम की प्रणाली पर भले ही सवाल खड़े किए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ना तो जवाब दे पा रही है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कोई मजबूत जवाब सामने आ रहा है। दोस्तों ऐसे में इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को इस मामले पर एक अच्छी हिदायत देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ईवीएम का मामला उठाने से पहले सबूत जुटाने चाहिए। इसके बाद ईवीएम पर केवल बयानबाजी करने की जगह सबूत जुटाकर एक बड़े आंदोलन की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर कुछ गलती है तो ईवीएम के खिलाफ बड़ा मोर्चा खुलना चाहिए, लेकिन बिना सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों ये सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले ईवीएम को लेकर अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखना चाहिए और उसके बाद सबूत इकट्ठा करके एक बड़े आंदोलन की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी इफ बिना किसी बट के। अगर ईवीएम के खिलाफ है तो फिर पुरजोर तरीके से मैदान में उतरना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने एकदम सही बात कही है और कंफ्यूजन वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, दोस्तों एकदम क्लियर कट कांग्रेस पार्टी को अप्रोच के साथ मैदान में उतरना चाहिए। सारे नेताओं को एक साथ बैलेट पेपर की मांग करनी चाहिए, एक बड़े आंदोलन के लिए देश को तैयार भी करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे बड़ा पिछड़ा नेता जिसको बताती है केशव प्रसाद मौर्य को उनको शिकस्त देकर चुनाव जीती सिराथू से पल्लवी पटेल ने पिछड़ा वर्ग के लोगों की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया है। विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मूर्ति के सामने पहुंची और पिछड़ा वर्ग मांगे हिसाब योगी जी दो जवाब, इस तरीके से बैनर पोस्टर लहराए गए हैं। दोस्तों मीडिया से भी उन्होंने बातें की है और पिछड़ा वर्ग को लेकर जितनी भी मांगे हैं सारी मांगे भाजपा सरकार के सामने रखी है। अगर आप भी मानते हैं कि पिछड़ा वर्ग की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो पल्लवी पटेल जैसे कई और नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा नेता बताता है और चुनाव भी हार गए थे, वो कभी भी पिछड़ा वर्ग को लेकर कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाते जिससे किसी समाज का भला हो सके। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक ने शीतकालीन सत्र से पहले मध्य प्रदेश के अंदर शक्ति प्रदर्शन किया है। दोस्तों राहुल गांधी का जो फैसला था कि जीतू पटवारी को नेतृत्व देना चाहिए मध्य प्रदेश का, ये सफल होता दिखाई दे रहा। कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव का प्लान बनाया था और ये प्लान पूरी तरीके से मैदान में उतारा गया है। दोस्तों यानी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को विधानसभा घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा कर दिया। पहले दिन मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर के अंदर किसानों के लिए खाद की कमी का आरोप लगाते हुए खाली बोरियों के साथ प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन तब हुआ जब पुलिस ने कांग्रेस के विधायकों के द्वारा शिवाजी नगर से विधानसभा परिसर तक ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालने की कोशिश को विफल कर दिया। दोस्तों प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने कांग्रेस के विधायकों को रोक दिया। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी की सभा में शामिल हुए हैं। ये साफ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को घेरने से पहले सड़कों पर बीजेपी के साथ हिसाब किताब पूरा कर रही है। साथ साथ टीएमसी के एमपी सौगत रॉय ने जेपीसी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर अब जेपीसी का गठन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जब तक इन्वेस्टिगेशन जेपीसी के माध्यम से नहीं करवाया जाएगा तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा और सवाल खड़े होते ही रहेंगे। साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऑयल पोर्ट्रेट को अनवील किया है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी के विधानसभा के अंदर कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी सरकार ने सत्र शुरू होते ही कई सारे पोस्टर लगाए हैं। इस बार ऑयल पेंटिंग लगाई गई है, एक नए तरीके की पेंटिंग लगाई गई है। बड़ी बात यह है कि जो पेंटिंग लगाई गई है दोस्तों उसमें जिन जिन लोगों की पेंटिंग लगाई गई है उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल है दोस्तों, लेकिन जिस पोस्टर को हटवा दिया गया है वो है वीडी सावरकर की, यानी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक गुरु वीडी सावरकर की तस्वीर हटा दी गई है और यही कर्नाटक में भाजपाइयों के लिए तगड़ा झटका है और भाजपाई इससे काफी ज्यादा भड़क चुके हैं। दोस्तों ने लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने वीडी सावरकर का अपमान किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सहयोग क्या था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था कि उनकी भी तस्वीर लगाई जाए। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वीडी सावरकर को लेकर एकदम क्लियर स्टैंड रखती है और यही भाजपा के लोग पचा नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वहीं पर केजरीवाल बोले, कहा अमित शाह के लिए महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए सरकारें गिराना मुद्दा है। अमित शाह से सीधे लड़ाई लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर दिल्ली के अंदर खराब कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही है, इसके बावजूद अमित शाह से महिलाओं की सुरक्षा नहीं संभल रही है और यही बड़ा कारण है कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। दोस्तों यहाँ से सीधा अमित शाह को टारगेट किया गया है। वहीं पर गाजियाबाद के हिंदू कट्टरवादी नेता यति नरसिंहानंद के द्वारा आगामी 17 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले धर्म संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आज इसका आयोजन होने वाला है जिसमें सेवानिवृत्त सिविल सेवक भी याचिका करता है। दोस्तों इन पूर्व नौकरशाहों का कहना है कि यति नरसिंहानंद पहले भी कई बार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद के धर्म संसद 17 दिसंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर को चलेगी। सोमवार 16 तारीख को बीते दिन वकील प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने और मौखिक रूप से उल्लेख किया है। सीजीआई ने भूषण से तत्काल आवेदन दायर करने को कहा है, जिसके बाद भूषण ने एक आवेदन दायर किया है। दोस्तों अदालत का रुख करने वाले वरिष्ठ नौकरशाह और कार्यकर्ताओं में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुणा रॉय के साथ साथ सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, देव मुखर्जी, नवरेखा शर्मा, योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद और सामाजिक कार्यकर्ता विजयन एमजे शामिल है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि गाजियाबाद के जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश पुलिस जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रही है, जिसने सभी समक्ष प्राधिकारियों को सांप्रदायिक गतिविधियों और नफरत फैलाने वाले भाषणों में शामिल व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ स्वतः संज्ञान करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस धर्म संसद की वेबसाइट और विज्ञापन में इस्लाम के अनुयायियों के खिलाफ कई सांप्रदायिक बयान शामिल है जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। कई धार्मिक हस्तियों ने भी हेट स्पीच का मामला बताते हुए पुरजोर विरोध किया है। दोस्तों
देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से एकजुट होकर एक देश एक चुनाव का जोरदार विरोध करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चुनावी सुधार की आड़ में थोपे गए एक साथ चुनाव के कानूनों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने तथा भारत इसकी विविधता व संविधान को बचाने का आह्वान किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के पास इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए बहुमत नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि इस विधेयक को, इस कानून से भारत की राजनीति में हमेशा के लिए बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अभी देश की प्रगति को प्रभावित करने वाले अहम मुद्दों को सुलझाने में बीजेपी की विफलताओं से ध्यान हटकाने के प्रयास के तहत ये मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन इस राज्य विरोधी और अव्यवहारिक एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करता रहेगा। कुल मिलाकर दक्षिण से तो आवाज जुट गई है, उत्तर भारत से भी कई सारे विपक्षी दलों ने खुलकर इसका विरोध करने का ऐलान कर दिया है। तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कानून लाने की कोशिश करेगी तो जेपीसी बनाना पड़ेगा और जेपीसी बनाकर इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। केवल उनके कुछ एक अंधभक्तों को और समर्थकों को ये बताने के लिए बिल लेकर आया जा रहा है कि मोदी सरकार के पास पूरी बहुमत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हकीकत सबको पता है दोस्तों, अपनी सरकार 5 साल चला ले, भाजपा के लिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। इस तरीके के बड़े बिल लाना तो वो सपने में नहीं सोच सकते हैं। केवल लोगों को मूर्ख बनाने मात्र के लिए इस तरीके के कानून लाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। वो आएगा नहीं, लेकिन केवल जेपीसी में लाकर ठंडे बस्ते में डालकर एक मैसेज भेजने की कोशिश है। साथ साथ राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए टिप्पणी कर दी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कह दिया कि मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं भी पढ़ना जानता हूं, मैंने म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ाई की है। निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। ये तय है कि उनकी अंग्रेजी अच्छी होगी, उनकी हिंदी अच्छी होगी, लेकिन करतूत अच्छी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि अब उनको बताना पड़ता है कि हमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है, हम भी थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़े हैं। इसके बाद उन्होंने अहमद फराज की शायरी तुम खंजर क्यों लहराते हो पर टिप्पणी करते हुए बातें कही है। दोस्तों कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्मला सीतारमण को एक के बाद एक कई सारे तंज कसते हुए निशाने पर लिया है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव अब सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में पहुंच गए हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 दिसंबर को उनके द्वारा दिए गए बयान पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट में बुलाया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण को लेकर समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लिया है। इस बारे में विवरण और ब्यौरा उच्च न्यायालय से तलब किया गया है और ये मामला विचाराधीन है। स्थापित प्रथाओं के अनुसार जिस न्यायाधीश के खिलाफ किसी विवादास्पद मुद्दे पर शीर्ष अदालत कोलिजियम द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी जाती है, उसे भारत के प्रधान न्यायाधीश के सामने आना पड़ता है, कोलिजियम के सामने आना पड़ता है, अपना पक्ष रखना पड़ता है। अगर उनका पक्ष मजबूत नहीं होगा दोस्तों तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उम्मीद है कि इस तरीके के बयान देने वाले जज को जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए सारी मर्यादा पार कर देते हैं। दोस्तों नेहरू के द्वारा किए गए विकासों को भूलकर उन पर सवाल खड़े करने लगते हैं और ऐसे में अब वरिष्ठ पत्रकार प्रसून वाजपेयी की ओर से डिटेल में जानकारी देते बताया गया है कि मोदी अडानी को 25 और एयरपोर्ट बेचने की फिराक में है। नेहरू जी ने 33 पीएसयू बनाया था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए थे। इंदिरा जी ने 67 पीएसयू बनाया था। मनमोहन सिंह ने 23 पीएसयू का गठन किया था जिससे युवाओं को भारी मात्रा में रोजगार मिलता था। मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी पीएसयू का गठन नहीं किया है, एक भी सरकारी कंपनी पीएसयू नहीं बनाया है, बल्कि 23 पीएसयू को बेच डाला है। पर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर अब भी नहीं जागे तो हिंदुस्तान को अडानिस्तान बनाने की और ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसका जोरदार विरोध किया जाना जरूरी है। साथ साथ ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन 2 खेमे में बटा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के नेता ने भी इसी तरीके का बयान दिया। अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी को डिटेल में सबूत जुटानी चाहिए और सारे सबूत पर बात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने के लिए सबूत के साथ आना चाहिए और उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबूतों को भी इग्नोर करने की कोशिश करे तो फिर इंडिया गठबंधन मिलकर इस पर आंदोलन करने को भी तैयार है। लेकिन जरूरी है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें लोगों को समझ में आए कि ये ईवीएम की बातें केवल हवा ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे तथ्य हैं, फैक्ट हैं और कहां ईवीएम में गड़बड़ी है इसके पूरे सबूत पूरे डिटेल में सामने रखने चाहिए। साथ साथ संभल के अंदर मंदिर से सटे घर के मालिक से प्रशासन ने मांगा है ब्यौरा। डीएम बोले कहा 500 साल पुराना मंदिर है, यानी संभल को अचानक से सुर्खियों में लाया जा रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर 46 साल के बाद एक मंदिर खुला है, इस तरीके के दावे मीडिया में किए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंदिर से सटे मकान का पुलिस ने ब्यौरा मांगा है। मकान का ब्यौरा मालिक मतीन से मांगा गया है, यानी अब अचानक से एक मंदिर मिलने के बाद आसपास के लोगों को भी नोटिस देने की तैयारियां चल रही है। दोस्तों सूत्रों के अनुसार मकान का जो हिस्सा अवैध पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि इतने सालों के बाद आखिर फिर से क्यों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दोस्तों क्या जानबूझकर भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है दोस्तों, क्योंकि संभल के अंदर बिजली चोरी के मामले पर प्रशासन के लोग छापामारी करने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद मंदिर का मामला बना दिया गया है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिख के श्रीलंका के जेल में बंद भारतीय मछुआरों को रिहा करने की मांग की है। कांग्रेस के पार्टी के नेता ने कहा कि हम श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की मेजबानी कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने वाले भारतीय मछुआरों के मुद्दे भी उठाए और श्रीलंका में बंद भारत के मछुआरों को जल्दी से जल्दी जेल से छुड़वाए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मछुआरों पर लगाए गए जुर्माने को भी माफ करने के लिए श्रीलंका पर दबाव बनाने के लिए कहा है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग
लोग देश के लोगों की चिंता करेंगे या केवल बिजनेस फैलाने के लिए श्रीलंका से बात करेंगे। देखते हैं श्रीलंका के जब राष्ट्रपति यहाँ आएंगे तो कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। दोस्तों साथ साथ झारखंड कांग्रेस की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि नरेंद्र मोदी का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खुद प्रधानमंत्री बने। खड़गे ने बताया कि सच ये है कि 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उसके तहत कांग्रेस पार्टी ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, इसलिए उन्होंने 1947 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। भारत का पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था, जिसके बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। तब सरदार पटेल जी इस दुनिया में नहीं थे। सरदार पटेल ने 14 नवंबर 1950 को नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे गए बधाई पत्र में लिखा कि कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है। कुछ भोले व्यक्ति उस पर विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन बंधुओं की भांति साथ काम करते रहे हैं। अवसर की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण के मुताबिक अपने आप को बदला है और एक दूसरे के मतभेदों को भी सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही होता है। कुल मिलाकर दोस्तों सरदार पटेल ने ही उन लोगों को आईना दिखाया था जो लोग नेहरू और सरदार पटेल के बीच में दूरियों की बातें करते थे। यानी ये आज के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो नरेंद्र मोदी को ही सरदार पटेल फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैला रखी है। यानी नेहरू और सरदार पटेल के बीच में इतनी मजबूत दोस्ती थी, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के लोग और खासकर नरेंद्र मोदी नेहरू जी पर सरदार पटेल का अपमान करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है एंकर राहुल कंवल को। राहुल कंवल वही एंकर है जो इंडिया टुडे के कई सारे शो में आते हैं दोस्तों, यानी आज तक से जुड़े हुए चैनल के एंकर है, लेकिन कई बार राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने राहुल गांधी को लेकर गलत टिप्पणी की थी। कांग्रेस पार्टी ने उनके कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था। इसके बाद राहुल कंवल खुद जाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए और पर्सनल जाकर उनसे माफी मांगते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को फिर से राहुल कंवल के शो पर भेजना शुरू कर देती है दोस्तों, लेकिन फिर राहुल कंवल अपनी आदत से मजबूर राहुल गांधी को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कई सारे गलत भाषा का इस्तेमाल किया है दोस्तों। एक तरीके से राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की है। तो अब जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने इनको एक मौका दिया था सुधर जाने का, लेकिन ये सुधरे नहीं। तो फिर अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि ऐसे किसी भी एंकर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, यानी राहुल कंवल का फिर से कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट करेगी और हो सकता है फिर से माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंच जाए, लेकिन इस बार माफी नहीं देनी है, ये 100% तय है। साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भाजपाई महिला मोर्चा की महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा के नाम पर केवल छलावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर महिला सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के प्रोटेस्ट में सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत भी मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब दिल्ली के चुनाव से पहले विपक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता इस तरीके के अंत में आकर 2-4 प्रोटेस्ट करने से उनको विपक्ष समझ पाएगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। हो सकता है विपक्ष समझ भी ले तो फिर वही 5-6 सीटें देकर पिछली बार की तरह विधानसभा के किसी कोने में बिठा दे। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पत्रकार आशुतोष ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने मीडिया वालों से बात करते हुए बताया है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली में लगातार बातचीत कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन के बाद विपक्ष के लोगों को चिंता है कि दिल्ली के इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष के वोट आपस में ना बटे और यही बड़ा कारण है दोस्तों की बैकडोर से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत चल रही है। ये दावा खुद आशुतोष ने किया है, जिनके अच्छे खासे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में पहचान है दोस्तों, यानी उनको अच्छा खासा पता चल रहा होगा। रिपोर्ट आ रही होगी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बातचीत कर रही है केवल दिखाने के लिए। 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और ये अच्छी बात है। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली के विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ती है तो रिजल्ट उनको और अच्छा मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का अच्छा खासा कैडर है दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिली थी, लेकिन इसके बावजूद उनका वोटिंग परसेंटेज 8-9-10% तक रहता है दोस्तों, यहाँ तक कि कई बार 16% तक भी पहुंच जाते हैं। तो अच्छे खासे वोटों का नंबर है कांग्रेस पार्टी का भी, और अगर ये वोट ऐड हो जाते हैं आम आदमी पार्टी में तो स्थिति पूरी तरीके से पलट जाएगी। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और सोशल मीडिया पर बीजेपी का कैंपेन चलाने वाला मिस्टर सिन्हा कहता है कि विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। चाणक्य ने यह बात कही थी। इस पर निशाना साधते हुए रोशन राय ने कहा कि हमारे देश के विदेश मंत्री के बच्चे के खिलाफ इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता है। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसी विदेशी से शादी की है दोस्तों, और उनके पुत्र भारत के देशभक्त नहीं हो सकते। चाणक्य की ये बात जो मिस्टर सिन्हा बता रहे हैं तो उनको इतने वरिष्ठ मंत्री का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके का बयान देकर राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए जवाब दे दिया ऐसा कि दोबारा आप कभी इस तरीके की बातें करने से पहले 10 बार सोचेंगे दोस्तों। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे ने हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे को लेकर उनके नाम पर वोट मांगती है पूरी तरीके से गलत है। बाला साहब ठाकरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पसंद नहीं करते थे दोस्तों। कई बार बाला साहब ठाकरे ने आरएसएस का मजाक भी उड़ाया था, और अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने इस बात को स्वीकार किया है। मीडिया से बात करते हुए नितिन गडकरी कहते हैं कि उन्होंने एक बार शराब पीने से मना कर दिया था बाला साहब ठाकरे के सामने, तब उन्होंने नितिन गडकरी पर निशाना साधते हुए नितिन गडकरी को कहा था कि ये शायद चड्डी छाप है, यानी आरएसएस पर निशाना साधते हुए बाला साहब ठाकरे की ओर से चड्डी छाप कहा गया था दोस्तों। उन्होंने आगे कहा कि ये गोबर और गोमूत्र पिएगा, इस तरीके की बातें बोलकर नितिन गडकरी को बाला साहब ठाकरे ने जमकर सुनाया था। ये बात खुद नितिन गडकरी बता रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बाला साहब ठाकरे भारतीय जनता पार्टी और खासकर आरएसएस के लोगों को शायद चड्डी छाप बोलते थे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी ने एकदम सच स्वीकारा है और बाला साहब ठाकरे कभी आरएसएस
कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं करते थे, कई बार उनके लेखों से ही समझ में आता है दोस्तों। और ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा, भाजपा के लोग महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे थे, तब अगर ये इंटरव्यू आ गया होता तो दोस्तों तो पूरे चुनाव के अंदर खेला हो सकता था। शिवसेना के वोटर जो एकनाथ शिंदे के नाम पर बीजेपी के साथ चले गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते। आपकी क्या राय है दोस्तों? बाला साहब ठाकरे ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सही शब्द इस्तेमाल किया है? चड्डी छाप लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री म्यूजियम के सदस्य रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे नेहरू से जुड़े दस्तावेजों के 51 डिब्बे लौटाने के लिए कहा है। इन दस्तावेजों में एडवीना आइंस्टीन को लिखे नेहरू के चिट्ठी की पूरी कलेक्शन है दोस्तों। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़े रहे। इसी तरीके की पल पल की सारी निष्पक्ष खबरें आप तक लेकर आते रहे। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद।